तो चलिए, जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्टोरी का जो है इतिहास का ये पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो क्लास हो चुका है, जो रामबाण वीडियो है, ठीक है, और यह क्लास जो है आपका दो क्लास पहले से समाप्त हो चुका है। दो क्लास जो है पहले से जो समाप्त हो चुका है। कृपया यदि उस 2 क्लास को नहीं देखिए तो जाके जरूर देखिए, या फिर हम प्ले लिस्ट बना देंगे, प्ले लिस्ट में जाके सभी के सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि आपको जो है यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। 300 प्रत्येक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट 300 सब्जेक्ट क्वेश्चन और 700 सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बिल्कुल मुफ्त। और जो है यह इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे और सीधे आपके एग्जाम में लड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उसका पीडीएफ लेने के लिए आप यदि चाहते हैं कि जो है जो जिससे पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ लेने के लिए आप करिए सिर्फ 6200 में, ठीक है, 590457 नंबर पर कॉल कीजिए, और कॉल करके जो सबसे जल्द से जल्द जो है क्या करिए, कॉल करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं, आपका फायदा क्या होने वाला है कि आपको जो है जितनी सारे हम यहाँ क्वेश्चन टाइप करके आपको पढ़ाते हैं या आप लोगों के सामने लाते हैं, उसका जो है क्या नोट्स आप सीधे आप अपने नंबर पर पा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। तो इसलिए सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बिहार बोर्ड 12 क्लास का आर्ट्स का ही एग्जामिनेशन 2025 के लिए है, और क्लास जो है हिस्टोरी का है। ये जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं उन बच्चों के लिए जो है ये रामबाण वीडियो होने वाली है, या रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। 300 जो सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जो सीधे आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो 300 वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन है। ये बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो बार बार जो है हर साल के जो इन्हीं क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। इनसे बाहर आने का कोई संभावना ही नहीं, कोई चांसेस नहीं। आप यदि ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे के आ पाएंगे। ठीक है, 100 में से 100 आप क्या पूरा जो है पूरा ठोक के आ पाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको 95 प्लस होना अनिवार्य है। तो क्या हो गया, यह 300 क्वेश्चन देख लो। ठीक है, आपको जो 50 का 50 सब्जेक्ट में जो है आपका 50 का 50 आपका पक्का का पक्का आएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी आपका आएगा ही आएगा, यदि आप 300 क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाते हैं तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, अभी चलते हैं हम लोग किसमें, डायरेक्ट चलते हैं पीडीएफ में। किसमें चलते हैं, पीडीएफ में। फिर जो आप यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्लास 12 का जो आर्ट्स ग्रुप है, इसमें सबसे पहले आप जुड़ जाइए। 12th जो है ग्रुप आर्ट्स जो है, इस ग्रुप में सबसे पहले जुड़ जाइए। बहुत तो बच्चे का इसमें ज्वाइन है, लगभग जब ज्यादा नहीं, लगभग जब 22 से 23 बच्चा अभी तो क्या इसमें एडमिन हो चुका है, यानी जुड़ चुका है। आप भी जल्द से जल्द जो है कॉन्टेक्ट करके जुड़ जाइए। जुड़ने से फायदा क्या होगा, इसका जो सारा पीडीएफ आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, आप यदि क्लास 12 के है तो 12 में जुड़िए, और क्लास 10 के विद्यार्थी है तो 10th में जुड़िए। तो चलिए आ चुके हैं हम लोग आज का जो है नोट्स में, जिसके माध्यम से हमें पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से आसान भाषाओं में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो फिर जो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 विशेषताएं, 2 समानताएं। जो बौद्ध धर्म थे और जो जैन धर्म थे, इसके हमें 2 क्या बताना, समानता बताना है कि 2 समानता क्या क्या था, क्या क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म जिसमें समानता क्या था, असमानता नहीं, हमें समानता बताना है। तो चलिए देखो, दोनों धर्म जो है क्या दृष्टि था, ईश्वर के अस्तित्व, ठीक है, बोला अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। देखो, जैन धर्म भी और जो बौद्ध धर्म है, दोनों के दोनों धर्म जो है यहाँ किसको नहीं विश्वास, जो ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, इस पर ये विश्वास नहीं रखते थे। दोनों के दोनों जो इस पर विश्वास नहीं करते थे, अस्तित्व इसका विश्वास नहीं था। दोनों धर्म जन्म, ठीक है, और जो पूर्ण जन्म के जो है क्या हो रहा है, चक्र में विश्वास करते थे। जैन धर्म भी और जो है जैन धर्म के साथ साथ जो है बौद्ध धर्म, दोनों के दोनों धर्म जो है पूर्ण जन्म पर और जन्म पर इस पर विश्वास रखते थे। इसका कहना था कर्म के आधार पर ही हमें क्या जो पूर्ण जन्म मिलेगा और कर्म के आधार पर ही मिला है, यानी हमें जो अभी क्या जन्म मिला है ये दूसरे आगे जन्म के कर्म के आधार पर मिला है। आगे जन्म में अच्छा कार्य किए है, लोगों के भलाई के कार्य किए है, तो हमें क्या हुआ, अच्छा जीवन मिला है। यदि हम आगे जीवन में अच्छा कार्य नहीं किए हैं तो हमें इस जीवन में क्या होगा, यदि हम अगले जन्म में ईश्वर को नहीं पूजे, भगवान को नहीं पूजे, भगवान को नहीं माने, उसकी पूजा नहीं की है, अच्छे काम या लोगों की भलाई नहीं की है, तो इस जीवन में हम क्या नहीं कर सकते हैं, यानी अच्छे लेवल पर अच्छे पोजीशन हम नहीं पा सकते हैं। तो इन्हें कहा, उसका कहना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कहना क्या है, उसका कहना है ये जो मेरा जीवन है ये पुराने जीवन का ही मतलब क्या खेल। यदि पुराने जीवन में अच्छा कार्य किए है तो ये जीवन हम लोग का क्या हुआ, सुखी संपन्न होगा। यदि हम अच्छा कार्य नहीं किए तो सुखी संपन्न के साथ साथ हमें इस जीवन में क्या हुआ, धन दौलत के हमें सुखी नहीं होंगे। फिर से हम इस जीवन में अच्छा करेंगे तो अगला जीवन में क्या होंगे, सुखी संपन्न होंगे। जीवन हम लोग जो परिवार होगा सुखी संपन्न होगा। यदि हम इस जीवन में अच्छा नहीं करेंगे तो अगला परिवार हम लोग क्या जो अगला जो जीवन होगा वो भी सुखी संपन्न नहीं होगा। दर एक दाना के लिए 2 दाना के लिए हमें क्या भटकते रहना पड़ेगा।
तो ये दोनों धर्म जो है क्या, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों के दोनों धर्म जो है ईश्वर से अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर जो उसका अस्तित्व को विश्वास नहीं करते थे। और जो है दोनों के दोनों धर्म जो है पुनर्जन्म को और जन्म को, जन्म और पुनर्जन्म दोनों पर जो है विश्वास, दोनों चक्र पर विश्वास रखते थे। और जो मोक्ष केवल जो निर्माण, ठीक है, बोले निर्वाहन से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका कहना है जो मोक्ष होता है, स्वर्ग यानी मोक्ष या स्वर्ग, जिसको हम लोग जन्नत कहते हैं या स्वर्ग कहते हैं या मोक्ष कहते हैं, ये जो प्राप्ति हो सकता है सिर्फ हमें किससे प्राप्त हो सकती है, केवल जो निर्वाहन से ही प्राप्त है, यानी ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। ईश्वर के भक्तियों से हमें क्या प्राप्त हो सकती है, ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म, बोला जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही जाति जो है वर्णों, ठीक है, बोला क्या वर्णों में विश्वास ही नहीं करते थे। दोनों के दोनों जो धर्म है वर्णों में, जाति धर्म में ये विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, नहीं करते। उन्हें दूसरों की मदद और जो है दूसरों को, ठीक है, दूसरे को अपने मूल्य सिखाए। ये जो किसी भी धर्म की हो वो उसको जो है अपना मूल्य सिखाया, अपना गुण सिखाया और जो है मिल बांट के, यानी जो भक्ति करने का और जो है क्या एक साथ मिलजुल करने का क्या शिक्षा दिया। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, आयन ए एकवरी के बारे में आप, ठीक है, बोला क्या जानते हैं, आयन ए एकवरी क्या है, इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में क्या लिख डालना है। आयन ए एकवरी जो है इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, अब जो है अब जो भी मैंने अभी जो हम क्या आपको समझाएंगे, इससे आपको जो कुछ भी समझ में आएगा आप जो उसे क्या लिख डालिएगा एग्जाम में, आयन ए एकवरी के बारे में, ठीक है। तो चलिए जाइए जानते हैं। आयन ए एकवरी जो है, तो जो अकबर जो है ये जो है मुगल साम्राज्य था, जो अकबर था क्या था, मुगल साम्राज्य था, यानी जो है क्या आयन ए एकवरी जो है अर्थ जो है क्या अकबर का संस्था, ठीक है, अकबर का ये क्या संस्थान था। ये जो 16वीं शताब्दी का, ठीक है, बोले ब्यौरेवार, ठीक है, ये जो आयन ए एकवरी जो है किस विधि का, 16वीं शताब्दी का ये क्या ब्यौरा ग्रंथ है, ठीक है, ब्यौरा क्या ग्रंथ है। इसकी रचना जो है अकबर के ही बोला एक जो है नवरत्न दरबारी, ठीक है, अब्दुल फजल ने की थी। जो आयन ए एकवरी है, आयन ए एकवरी, इसकी मतलब क्या निर्माण किसने किया, इसकी रचना किसने किया, तो इसकी रचना जो है अकबर के ही एक जो है नवरत्न दरबारी, उस वहां के रहने वाला जो दरबारी है, रत्न जो दरबारी है, नवरत्न दरबारी अब्दुल फजल ने की थी। किसने किया था, अब्दुल फजल ने किया था। इसमें अकबर के दरबार, ठीक है, अकबर के दरबार उसके जो है प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में, वहाँ जो प्रशासन है, वहाँ जो नियम है, कानून है, उसके बारे में क्या क्या इसमें चर्चा किया गया है। वहाँ के नियम के बारे में, वहाँ से प्रशासन के बारे में, वहाँ के जो है कानून व्यवस्था के बारे में क्या है इसमें चर्चा की गई है। इसके जो 3 खंड है, कितने खंड है, आयन ए अकबरी, आयन ए अकबरी जो है इसके 3 खंड है। कितने खंड, इसके 3 खंड। अंतिम खंड बोला क्या, अंतिम खंड जो है क्या अकबरनामा के नाम से बोला क्या से, जो अंतिम खंड है उस खंड को हम क्या अकबरनामा खंड से जानते हैं। किस खंड को, अंतिम खंड को, तीनों खंड से जो है अंतिम जो खंड है उसको हम लोग अकबरनामा के नाम से जानते हैं। तो चलिए जो कुछ भी आपको यहाँ समझ में आया तो आप उसको लिख डालिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। झूम की खेती क्या है, इसके बारे में, झूम की खेती क्या है, झूम की खेती के बारे में जानना है। किस खेती के बारे में, झूम की खेती। जैसे नील की खेती हुआ करता था और सच झूम की एक खेती भी हुआ करता है, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आने वाली है। जैसे नील की खेती के बारे में थोड़ा बता दें आपको, नील की खेती क्या होता था, तो अंग्रेज सरकार हमें जो है जबरन हमें क्या नील की खेती करने पर क्या मजबूरन करता था। नील की खेती नहीं करने पर जितना हमारा जमीन है उससे जो एक भाग पर हमें नील की खेती करना ही पड़ता था। यदि हम नहीं करेंगे तो हम पर जो है अत्याचार किया करता था, हमसे जो जमीन छीन लेता था, हमें टॉर्चर करता था। तो झूम की खेती क्या है, झूम की खेती के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। झूम जो है कृषि का एक रूप है। झूम जो है या झूम की जो खेती है ये कृषि का ही एक रूप है। जो झूम है किसका रूप है, तो झूम जो है कृषि का ही क्या है रूप है। यह कृषि पद्धति है, ठीक है, यह इस कृषि पद्धति में फसल की खेती के लिए जो है खेत बनाने के लिए बोला, इस कृषि पद्धति में फसल की खेती के लिए बोला, फसल की खेती के लिए जो है खेत, ठीक है, खेत बनाने के लिए एक विशेष भूमि, खेत बनाने के लिए एक विशेष भूमि या विशेष भूमि का टुकड़ा, ठीक है, भूभाग पर मौजूद पेड़ों को और जो पेड़ों और, ठीक है, बोला क्या अन्य वनस्पतियों को काट दिया जाता था। बोला उसमें जो क्या जो पहले से मौजूद होता था खेती, यानी जो पेड़ पौधा होता था उसको काट दिया जाता था, या फिर उसमें जो वनस्पति होता था या जो जंगल होता था उस जंगल को भी काट के समाप्त कर दिया जाता था, ठीक है। और झूम कृषि बोला, जो झूम कृषि प्रणालियों की सबसे बोला पुरानी बोला क्या प्रथाओं में से एक, जो झूम खेती होते हैं सबसे पुरानी जो प्रणाली है उसमें से क्या एक। संथाल विद्रोह कब और आरंभ, ठीक है, बोला संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ, इसके नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के बारे में बोला है, यह जो कब आरंभ हुआ था और इसके जो नेता थे कौन थे। तो ज्यादा ही हो गया,
एक सेकंड हम उसको भट्टी को लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों एवं मेरे दोस्तों, ठीक है, आपको तो बच्चों करना भी शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि आप जो है मेरे ही एज मतलब जो है बड़े हो चुके हैं, आपको दोस्त ही कहना सही रहेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज जो है कि संथाल विद्रोह कब और ठीक है कब आरंभ हुआ, संथाल जो विद्रोह है वो कब आरंभ हुआ था, और इनके नेता कौन थे, इसके जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, ठीक है। तो 1855 से 1856, 1855 से कहाँ तक 1856, ठीक है, बोला कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाइयों, ठीक है, क्या रहा सीधो और जो है क्या बोला कानू, दो भाई था, एक भाई क्या सीधो, एक भाई था कानू, ठीक है, एक भाई सीधो एक भाई का कानू नाम था, ठीक है, ने अंग्रेजों के बोला क्या दांत खट्टे कर दिए। ऐसा दो व्यक्ति थे, इतना अंग्रेजों को तंग किए कि उसके दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे का मतलब उसको बहुत ज्यादा परेशान किए, बहुत ज्यादा क्या थे परेशान किए। अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को ऐसे बोला कुचला की बोला जले वाला, ठीक है, हत्या जले वाला कांड भी बोला छोटा पड़ गया। और अंग्रेजों ने क्या किया, इनके तंग आकर इससे गुस्सा आकर जो है इतना भारी मात्रा में क्या मतलब क्या किया विद्रोह किया, अटैक किया या जो है उसको हमला किया कि जो जले वाला हत्याकांड है उससे भी ये बड़ा कांड बन गया, ठीक है। जले वाला जो बाघ हत्याकांड था उस हत्याकांड से भी ये क्या हुआ बहुत बड़ा हो गया, विशाल हो गया, ठीक है जाता है, ठीक है। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने ठीक है लगभग जो है कितना अंग्रेजों ने लगभग जो है 30,000 संथालियों को गोली से भून डाला। अंग्रेजों ने कितना एक दो नहीं 30,000 कितने हजार 30,000 सदस्यों को 30,000 व्यक्ति को जो गोली से धराधर क्या कर दिया मतलब उड़ा दिया, ठीक है। तो ये था जो संथाल विद्रोह का जो क्या नेतृत्व नेता कौन था, दो भाई थे, दो भाई में से क्या हो गया एक का नाम हो गया सीधो, दूसरा का नाम कानू। ये दोनों ही मतलब जो संथाल के मतलब के लोगों का जो लोगों के समर्थन थे उनको समर्थन करके जो क्या इंग्लिश के सरकार विद्रोह करते थे और उनको जो है काफी जो तंग करके रखे थे, ठीक है। उनके जो काफी तंग रहे तो इंग्लिश सरकार ने क्या किया भारी मात्रा में क्या सेना लेके आए और उस पर हमला किया, 1 2 3 नहीं फारे करते करते जो है 30,000 लोगों को एक साथ जो है क्या गोले से भून डाला। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की दो विशेषता बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की दो विशेषता बताना है। क्या इसमें ढकी हुई जो है नालियों का निर्माण किया गया, जो जल प्रणाली था उसमें ढका हुआ जो है कि नाली था उसका निर्माण किया गया। किस निर्माण का ढका हुआ जो नाली है उसका निर्माण किया गया। ढकी नालियों का कारण जो है ढकी नालियों के कारण जो है साफ ठीक है बोला क्या साफ सफाई के लिए जो ढका हुआ नाली है उनके साफ सफाई के लिए, ठीक है, ये नालियों में से ठीक है मेन होल का निर्माण किया गया, ठीक है। ये जो नाला है मांगे चलो इसमें क्या है इससे जो है क्या अच्छी तरह से ढक दिया गया और ढकने के बाद जो है इससे जो है मेन होल एक जगह जहाँ तहाँ जो क्या हुआ एक मेन होल छोड़ दिया ताकि जो उस मेन होल के माध्यम से उसमें घुस पाए और नाला को अच्छी तरह से क्या करें साफ कर पाए। जल निकास में ठीक है बोला अपशिष्ट बोला क्या फिल्ट्रेशन की भी बोला व्यवस्था थी। बोला जल निकास में जो क्या जल का फिल्ट्रेशन करने में साफ सफाई करने में भी सुविधा रखा था। घरों की नालियाँ ठीक है घरों की जो है नालियाँ घर ठीक है पहले घर में बोला क्या मलकुंड में खाली होती थी जिससे जो है ठोस अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते थे और गंदा पानी जो है नाले के नालों में बह जाता था। जो गंदा पानी होता है नाले के जो नाले होते हैं उसमें क्या बिल्कुल बह जाता था। अगला क्वेश्चन है शिव के साथ आश्चर्यों के नाम बताना है। तो शिव जो है ठीक है जो शिव के साथ आश्चर्यों जो है उसका नाम बताना है। तो गाजी का पिरामिड कहाँ का पिरामिड जो गीजा का ये पिरामिड हो गया, ठीक है। बेबीलोन का क्या बेबीलोन में झूलने वाला बाघ, ठीक है। बोला ओलंपिया में जो है जीएस की मूर्ति और जो है क्या आर्टेमिस का जो है मंदिर और जो है क्या माउसोलस का जो है मकबरा। ये जो है क्या सात जो आश्चर्य जो है कि पांचों हुआ तो दो आपको भी दिए है। जो अगला क्वेश्चन है कमल महल कहाँ है, इनका क्या उपयोग था। जो कमल महल कहाँ है, कमल महल के बारे में जानते हैं। कमल महल देख पा रहे हैं, ठीक है, चित्र देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कमल महल क्या है, इसका क्या उपयोगिता है। कमल महल क्या है, इसका क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आपको जानना है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से समझना है। तो आइए हम लोग जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो बोला क्या पुदकेश्वर, ठीक है, पुदकेश्वर बोला उत्तराखंड जो है। देखो इसको लिखना नहीं है डायरेक्ट लिखना आपको। उत्तराखंड भारत में स्थित जो कमल महल जो कहाँ स्थित है, कमल महल उत्तराखंड भारत में स्थित है। कमल महल उत्तराखंड भारत में स्थित है।
आपसे यदि पूछा जाए कमल महल कहाँ स्थित है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाए तो उत्तराखंड भारत में क्या है, ये स्थित है। कमल महल उत्तराखंड भारत में स्थित है। यह बोला क्या, हुदकेश्वर महादेव शिव के पास। किसके पास, क्या, हुदकेश्वर जो क्या शिव है, महादेव जी है, महादेव शिव के पास ये है। और इसे जो है, और इसे भगवान शिव के स्थान मतलब ध्यान के लिए जो है उपयोगी किया जाता है। जो कमल महल है ये भगवान शिव के ध्यान के लिए यह जो महल क्या किया है, मतलब क्या उपयोग किया जाता है। तो ये था कमल महल, जो खंडहर जैसा भी लगता है। इनके माध्यम जो कमल महल है, चित्र स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, चित्र देखते हैं बोर्ड में के साथ है, चलो ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है। यही है कमल महल, जो क्या है ये मेन द्वार है, इसके माध्यम से यही जो क्या भगवान शिव जो क्या ध्यान क्या करते, ध्यान करने के लिए उपयोग करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखी। ये जो विशाल अन्नागार है, यह क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर का हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का जो है चैप्टर है उनका ये पहला क्वेश्चन है। ये जो एग्जाम में कई बार न जाने कितनी बार जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखिए। विशाल अन्नागार के बारे में टिप्पणी लिखना है। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में, किस नगर में, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में, किस नगरों में, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में, ठीक है। कहीं भी मंदिर का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। तो जो हड़प्पा सभ्यता थे, ये तो हमारे सभ्यता भी नहीं है, ये सभ्यता बीत चुका है। हम लोग सिर्फ क्या पुरातत्व के माध्यम से वो जान पाए हैं। तो पुरातत्व के माध्यम से जो जानकारी मिला है उससे अभी तक ये जानकारी नहीं मिला है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर भी हुआ करता था। ये हमें प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त जो है क्या, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार, ठीक है। बोले कितना, 39x23 8 फुट क्या है, ये जो है अन्नागार वह जो सभा, ठीक है, भवन परिसर तथा जो है लोथल गुजरात से प्राप्त, ठीक है। बोला क्या, व्यावसायिक क्षेत्र परिसर और जो है विशालतम बोधिवरा, ठीक है, क्या है बोधिवरा हड़प्पा सभ्यता का नगर, ठीक है, नगर निर्माण योजना का बोला क्या उत्कृष्ट ये जो है नगर निगम जो है नगर बनाने का एक जो है एक तरह का क्या नमूना है, एक तरह का उदाहरण है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबों का दाह संस्कार कितने प्रकार होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सब जो होते हैं उसके दाह संस्कार कितने प्रकार के हुआ करते थे। आइए विस्तृत रूप से हम जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। तो सिंधु लोग जो है में अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं हैं। मतलब क्या सिंधु लोग में जो है अंतिम जो संस्कार हुआ करते हैं उसके 3 प्रथाएं कितने हैं, उसकी 3 प्रथाएं। पहला सबका पहला, ठीक है, बोले संपूर्ण दफनाना, अलग जो है पहला दफनाना, बोला क्या सबका संपूर्ण दफनाना, ठीक है। अगला क्या हो गया, बोला आंशिक दफनाना, ठीक है, यानी जो है जंगली जानवरों द्वारा जो सब को खा जाने के बाद उन्हें जो है हड्डियों को दफनाना। दूसरा क्या हो गया, सब को ऐसे छोड़ देता था, छोड़ने के बाद जो है जितनी सारे जंगली जानवर जो है मिलकर उसको खा लिया, खाने के बाद जो बच जाता है उस कंकाल को मतलब दफना देता है, उसे जो है दफना। तीसरा हो गया अंतिम दाह संस्कार, ठीक है, संस्कार के बाद यानी सब को जलाने के बाद ही राख को जो है राख और हड्डियों को दफनाया, ठीक है, दफनाया। और कुछ बुलाए के स्थानों पर दैनिक उपकरण की वस्तुओं जैसे, ठीक है, बोला दफन किया गया पाया गया। ये जो है क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के दाह संस्कार जो है 3 नियम आधार, इन 3 नियमों के आधार पर वहाँ का दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार हुआ करता था। किस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। किस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता का जो नियम है प्रचलन अभी भी जो है जो पहला सभ्यता और जो दूसरा सभ्यता है अभी भी हमारे सभ्यता में पाए जाते हैं, ठीक है, अभी भी हमारे सभ्यता में पाए जाते हैं 2 सभ्यता, ठीक है। इसमें कहना चाहेंगे पहला सभ्यता दूसरा सभ्यता बिल्कुल नहीं, और तीसरा सभ्यता, पहला सभ्यता और तीसरा जो सभ्यता है ये अभी भी हमारी भारतीय सभ्यता में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अशोक जो थे, कलिंग युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा, सम्राट जो अशोक थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सम्राट अशोक जब महान क्या थे, सम्राट अशोक थे, महान सम्राट थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कलिंग युद्ध के अशोक के हृदय में जो है महान परिवर्तन, ठीक है, उत्पन्न कर दिया गया। जो कलिंग का जो युद्ध था, इस युद्ध ने, ठीक, कलिंग मतलब जो कलिंग पर जो युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध है क्या, कलिंग जो है एक राज्य का नाम है, एक राज्य है। वहाँ के राजा जो है क्या मतलब सम्राट जो अशोक है क्या उस राज्य पर अधिकार जमाना चाहते थे, ठीक है। वहाँ के सैनिकों को मारते थे, वहाँ के राजा को पराजित करके जो है उस राज्य को अपने वश में करना चाहते थे, यानी अपने अधिकार में लेना चाहते थे, ठीक है। तो क्या सम्राट अशोक ने जो सम्राट जो अशोक है इसके राज्य के सेनाओं ने सभी के सभी कलिंग के राजाओं को, राजा के साथ राजा की सेना को एक ही बार मतलब दिन प्रतिदिन क्या ये जो लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रहा था, और मरते मरते क्या था, एक बार जो क्या ऐसा समय आया कि कलिंग है वहाँ का पूरा सेना मर गया, ठीक है। पुरुष का जो बचा ही नहीं,
पुरुष उसमें बचा ही नहीं। जब यह सूचना किसको मिला, सम्राट अशोक को मिला कि वहाँ जो है सभी के सभी पुरुष मारे गए हैं, तो उसने क्या किया, जो सम्राट अशोक को मतलब क्या बहुत तो खुशी हुई, सम्राट अशोक को बहुत खुशी हुई कि आप मुझे युवा सम्राट मुझे मिलने वाला है, यानी वह राजा मुझे बिल्कुल मिलने वाला है। लेकिन तभी क्या हुआ पता है, अब जब पुरुष ने रहे तो सारे के सारे महिलाओं ने मिलकर क्या राज्य को बचाने के लिए सारे के सारे महिलाओं ने प्रयास किया, सारे के सारे महिलाओं ने इस पर हथियार उठाए अपने राज्य को बचाने के लिए, सारे के सारे महिलाओं ने वहाँ का हथियार उठाया। ठीक है, जब महिला जो हथियार लेके किसके आए, सम्राट अशोक के सामने आए, ठीक है, तो उससे बदला लेना चाहते थे। सम्राट अशोक जो है क्या नारी पर या जो है महिला पर अस्त्र उठाना या शस्त्र उठाना क्या मतलब क्या मानते थे, पाप मानते थे। जो सम्राट अशोक है नारी पर जो है क्या मतलब हथियार चलाना या नारी से युद्ध करना जो है क्या मानते थे, बोले युद्ध का खिलाफ मानते थे। बोले हमारे युद्ध में ये नियम नहीं है कि मतलब नारी पर अत्याचार किया जाए या नारी पर जो है हाथ उठाया जाए। ठीक है, तो नारी बोलता वो जो क्या मतलब सम्राट अशोक के सामने जो क्या नारी थे, कलिंग का जो नारी थे सभी के सभी, वो इसको ललकार रहे थे, आइए हमसे युद्ध कीजिए। ठीक है, मैं अपनी जो है क्या वीर जवानों का या मेरे बेटा पुत्र का जो है क्या हमारे भाइयों का जो क्या बेटे है यानी मेरे पिता का या हमारे भाइयों का मैं बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है, उसकी बेटी के मतलब क्या सम्राट जो कलिंग के जो सम्राट है वहाँ के मतलब बेटियों ने मतलब जो उससे डायरेक्ट लड़काता था क्या ये हमसे युद्ध कीजिए, हमसे मुकाबला कीजिए। लेकिन जो सम्राट अशोक जो है नारी पर हाथ उठाना क्या अत्याचार मानते, यानी ये उसके नियम पर था ही नहीं। उसने जो युद्ध सिखाया था, जिस गुरु ने सिखाया था, उसने वचन दिया था कि आप कभी भी जो है महिला पर नारियों पर क्या नहीं उठाएंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में कुछ बातें दिया है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार जो कलिंग युद्ध के ठीक है ने अशोक के हृदय पर महान ठीक है बोले महान परिवर्तन क्या गया उत्पन्न कर दिया। ठीक है, इसका हृदय बोले महान थी मानवता से ठीक है प्रति बोले मानवता जो इसके प्रति दया जो करना सी बोले क्या क्या उद्वेलित हो गया तथा जो है उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए जो है क्या बंद ठीक है कर देने के प्रत्यय किया। बोला है यदि मुझे क्या नारी पर अधिकार मतलब नारी पर अस्त्र शस्त्र चलाना पड़े तो मैं क्या करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए अस्त्र शस्त्र ही छोड़ दूंगा। ऐसी विद्या मुझे ठीक है कोई काम का नहीं, ऐसे विद्या मुझे चाहिए नहीं, ऐसा राज्य मुझे चाहिए ही नहीं कि जो है नारी को मतलब क्या अत्याचार कर या नारी को जो है क्या करके या महिलाओं को जो है क्या उससे युद्ध करके उससे छीनना। मुझे ऐसा राज्याभिषेक ऐसा मुझे क्या राज्य ऐसा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं युद्ध को ही त्याग दूंगा। ठीक है, तो क्या युद्ध मतलब क्या करने दो युद्ध बंद करने की प्रतिज्ञा कर दी जो ठीक है जो अपने आप में एक जो है आश्चर्यजनक घटना थी। उसने जो अचानक जो फैसला किया कि मैं जो नारी के विरुद्ध नहीं उठाऊंगा, आज मैं युद्ध को ही क्या संपूर्ण छोड़ दूंगा, मैं जो है क्या ये राज्याभिषेक ही छोड़ दूंगा। तो ये जो घटना था ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना था। ऐसा राजा जो दूसरे राज्यों को मतलब अधिकार में अपना वश में अपना अधिकार में लेना चाहता था, वही राजा क्या अब जो है क्या बोलता है कि मुझे राज्याभिषेक ही नहीं चाहिए, राजा ही नहीं चाहिए। मुझे यदि मुझे कि नारी पर हाथ उठाना पड़े, उससे युद्ध करना पड़े, तो मुझे ये राज्य ही नहीं चाहिए। बोला है ये राज्याभिषेक ये राज्य या मुझे कुछ नहीं चाहिए यदि मुझे अपने गुरु का वचन को तोड़ना पड़े। ठीक है, तो जो विश्वासी है जो विश्व इतिहास का स्तर बता क्या है विजय। इस प्रकार से जो है मेरे प्यारे दोस्तों एवं आज जो है पार्ट 3 क्लास आपका क्या हुआ समाप्त हुआ। जैसे कि पार्ट 1 में 1 से आपको मिलना 12 तक, पार्ट 2 में 12 से 13 से लेकर 20 तक मिला है, और पार्ट 3 में आपको मिला कितना से क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। ठीक है, इसी प्रकार जो अगला जो आपको वीडियो मिलेंगे 31 से लेकर 40 तक मिलेंगे। प्यारे बच्चों इसके साथ एक खुशखबरी है, आपको जो है कल से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, आपको कल से जो है 2 क्लासेस मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्लास का एक सब्जेक्ट क्लास का, क्योंकि 700 ऑब्जेक्टिव भी देना आपको। तो ऑब्जेक्टिव जो क्लास होंगे डे पर डे जो है 50-50 होने वाले हैं। ठीक है, एक क्लास जो ऑब्जेक्टिव का 50% होने वाले हैं और सब्जेक्ट जो क्लास होने वाले हैं वो सिर्फ 10% होने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत शुभ हो, आपका दिन बहुत अच्छी तरह से बीते और इतनी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए कि आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतर।